हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका विजय सर आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि इसका पिछला जो लेक्चर था वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वहां पे हमने बड़े ढंग से बड़े अच्छे तरीके से पहला अध्याय भौतिकी का हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सारे जितने भी आपके इम्पोर्टेंट वहां पे सूत्र थे सारे सूत्रों के बारे में अध्ययन किया था। साथ में हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 का भी क्या किया था, हल ज्ञात किया था। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चूंकि इस पूरे प्रश्नावली का आंकिक प्रश्न कर रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न कर रहे हैं, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और आज हम 1.2 से आगे के प्रश्न का हल ज्ञात करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आपके बुक में 1.1, 1.2 न्यूमेरिकल है, जबकि 1.3, 1.4, 1.5 यह थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल जो आपका मुद्दा है वो आपको कहीं ना कहीं थ्योरी में पढ़ाई गई होगी, आप उसके भी आप उसका क्या करेंगे, हल ज्ञात करेंगे। मैंने पहले ही आपको यह क्लियर किया हुआ है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो स्पेशली न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ना कि थ्योरेटिकल। तो न्यूमेरिकल के सीरीज में 1.1 और 1.2 करने के बाद अगला न्यूमेरिकल जो आता है आपका वो 1.6 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 4 बिंदु आवेश QA = 2 माइक्रोकूलम, QB = -5 माइक्रोकूलम, QC = 2 माइक्रोकूलम तथा QD = -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। मतलब 4 हमारे आवेश है QA, QB, QC तथा QD, यह किसी वर्ग के 4 शीर्षों पर व्यवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। आपको यह बताना है कि वर्ग का जो केंद्र है उस केंद्र पर अगर हम 1 माइक्रोकूलम का आवेश रख दें तो इन चारों आवेशों के द्वारा, कौन चार आवेश, QA, QB, QC और QD के द्वारा हमारा 1 माइक्रोकूलम पर कितना बल आरोपित होगा। इसी का आपको क्या करना, परिणाम बताना। तो बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है। इसका चलिए हल ज्ञात करते हैं। कैसे हल इसका ज्ञात करेंगे भाई, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, आपका दिया है QA, चाहे आप ऐसे लिख लें, शीर्ष बिंदु पर अवस्थित आवेश, और इसमें सर्वप्रथम दिया हमारा QA = 2 माइक्रोकूलम, QB = -5 माइक्रोकूलम, QC = 2 माइक्रोकूलम और QD = हमारा 5 माइक्रोकूलम के बराबर। ये चारों शीर्ष पे व्यवस्थित है। अब वर्ग के केंद्र पर जो हमारा आवेश रखा गया है, पर आवेश, और इस आवेश का एक नाम हम मान लेते हैं, माना Q = 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, या QO ले लो, वो मतलब ओरिजिन, या QC ले सकते हैं, C मतलब सेंटर, जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं, या केवल Q ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो हमने QC ले लिया 1 माइक्रोकूलम के बराबर। इतना चीज आपका दे रखा है, आपसे कह रहा है कि QC पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करिए, मतलब नेट बल बताना है, F का मान बताना है। उसके पहले यहाँ जो जिसके बारे में बात किया उसे समझते हैं। कह रहा है कि चारों आवेश जिस पे रखे गए वह एक वर्ग है। तो पहली बात, वर्ग क्या होता है, वर्ग के बारे में आप समझे। वैसे तो छोटी क्लासों में आपने वर्ग की परिभाषाएं पढ़ी होगी, और समांतर रूप में जो वर्ग की परिभाषा लोग पढ़ते हुए ये कहते हैं कि ऐसा आकृति या 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाओं आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। छोटे लेवल पे तो ये समझना अच्छा होता है, लेकिन एक्चुअल में आप थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़ी सीनियरिटी आ गई आप में, और मैच्योरिटी भी धीरे धीरे आपके अंदर आ गई है। तो केवल यह बात कह देना कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, ये बहुत हद तक ठीक नहीं है। तो फिर वर्ग है क्या, तो कहते हैं कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। ध्यान सुनिएगा, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर तथा 1 कोण 90 अंश का होता है। मतलब एक ऐसी आकृति
जो समांतर चतुर्भुज है जिसके अंतर्गत चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर है तथा एक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो चलिए एक वर्ग का हम निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। चूंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो हम इस हिसाब से लेंगे कि भुजाएं आपस में क्या दिखाई जा रहे हैं, बराबर दिखाई। लीजिए एक ही हमने वर्ग बना दिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया, नाम है इसका ABCD, किसके नाम है, शीर्षों के। तो वर्ग की जहां दो भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वह बिंदु ही हमारा क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। A, B, C और D, ठीक। अब कह रहा है कि वर्ग का केंद्र पर रखे, तो वर्ग का केंद्र क्या होगा, तो एक्चुअल में वर्ग का केंद्र उनके विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है वहां पे पाया जाता है। तो हम विकर्ण कैसे मिलाएं, तो दो शीर्षों को अगर आमने सामने के दो शीर्षों को आपस में मिलाया जाए तो हमारा विकर्ण तैयार होता है। तो सबसे पहले ए को मिलाते हैं किससे, सी से। पहला विकर्ण हमारा AC हो गया। दूसरा विकर्ण डी को बी से मिलाते हैं, ऐसे, ठीक है जी। अब जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए यही हमारा इसका क्या होगा, केंद्र होगा। तो केंद्र है तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कि केंद्र को O नाम दे दिया, ठीक। अब इसी O पर एक आवेश रखा गया, क्या आपका रखा गया, QC, और QC का मान कितना है, 1 माइक्रो कूलाम के बराबर, ठीक है। इतना हमारा दिया, क्लियर। अब शीर्षों के भी इसने क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है। A पर कितने आवेश हैं, तो QA दिया हुआ है हमारा 2 माइक्रो कूलाम। QB हमारा दिया हुआ है, QB यह दिया हुआ है -5 माइक्रो कूलाम। QC हमारा दिया हुआ है -2 माइक्रो कूलाम, नहीं माइनस नहीं, सॉरी प्लस है, +2 माइक्रो कूलाम। और QD दिया हुआ है हमारा 5 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो कितने आवेश हो गए, आवेश शीर्षों पे हो गए 4 और केंद्र पे हो गया 1। तो आपसे पूछा गया है कि इन चारों आवेशों के कारण इस केंद्र पर कितना बल आरोपित होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम इसको समझने का पहले प्रयास करते हैं कि क्या इसका अर्थ हुआ। अब ध्यान से बेटा आप समझो तो आपको पता चलेगा कि केंद्र पे जो हमारा 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है उस पे QA के द्वारा भी एक बल लगेगा, QB के द्वारा भी एक बल लगेगा, QC के द्वारा भी एक बल लगेगा और QD के भी द्वारा एक बल लगेगा। जाहिर सी बात सब लगाएंगे बल, क्यों लगाएंगे भाई, का कारण इसके पीछे देखिए। अगर QA और QC को देखें तो दोनों आपके क्या है, धनावेश है, तो दो धनावेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। QB और QC के कारण अगर हम देखें तो यहां में पता चलेगा कि ये एक दूसरे के विपरीत आवेश है, तो यहाँ आकर्षण का बल लगेगा। यहाँ पे QC और अच्छा एक चीज का सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे यहाँ ऑलरेडी QC है तो इसको QC नहीं QO कर लो, हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, QO कर लो। अब देखो यहाँ पे QO और QC यह सजाती है तो इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और QO और QD यह भी सजाती है तो इस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। इसका मतलब 4 बल तो इस पर लगने वाले हैं। चूंकि आवेश जो हमारा होता है, ध्यान समझिएगा, आवेश जो हमारा होता है वह सारे आवेश एक्चुअल में कैसे होते हैं, एक प्रकार के अदिश राशि होते हैं, और आवेशों के द्वारा जो लगने वाला बल है वो कैसा होता है, तो वह एक प्रकार का सदिश राशि होता है। तो सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता पड़ती है, दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब है कि QA के द्वारा जो एक बल लगेगा वह बल के बारे में बात करेंगे, QC के द्वारा जो बल लगेगा उस बल के बारे में बात करेंगे, फिर QB के द्वारा जो बल लगेगा उसके बारे में बात करेंगे, और फिर QD के द्वारा जो बल लगेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके पहले समझते हैं कि किसके द्वारा कितना बल लगेगा। ध्यान से देखोगे तो A और C एक दूसरे के विपरीत शीर्ष हैं। जो मान हमारा QA का है वही मान हमारा किसका है, QC का है। तो आवेश दोनों के क्या हो गए, समान हो गए। विकर्ण वर्ग के विकर्ण जब एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं तो इससे जो भुजाएं बनती हैं यह भुजाएं आपस में सदैव क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कहते हैं कि वर्ग के विकर्ण हमेशा समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण जब कभी भी एक दूसरे को परिच्छेद करते हैं तो क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब है जितना हमारा
AO होगा उतना ही हमारा OC होगा, जितना हमारा OB होगा उतना ही हमारा क्या होगा, OD होगा। मतलब लंबाइयां क्या हो गई, समान। अब समझो यहाँ पे, अब अगर A के द्वारा O पर बल लगाया जा रहा है तो A के द्वारा लगने वाला O पर बल हमने क्या क्या दिया, कैसे नाम दिया, नाम समझना, नाम दे दिया F, O पर लग रहा है किसके द्वारा, A के द्वारा, तो FOA। ठीक, चूंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो उसकी दिशा किधर होगी। तो अब देखिए यह भी सॉरी यह प्लस में है, यह भी प्लस में है, तो इनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का, मतलब यह अपने से इसे क्या करेगा, दूर हटाएगा, तो बल की दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ठीक, क्लियर है, हमारा FOA की दिशा इधर हो जाएगी। उसी प्रकार से अब इसके बारे में बात, अभी हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इन्हीं दो के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में बात करें, C के द्वारा आपका 1 माइक्रोकुलाम पर एक बल लगेगा, वह बल हो जाएगा, क्या नाम उसका रखेंगे हम, तो FO पर लग रहा है किसके माध्यम से, C से, तो FOC। और FOC जो बल होगा वह बल, ध्यान से देखिए उसकी दिशा क्या होगी, तो यह भी प्लस में, यह भी प्लस में है, तो यहां भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का, तो उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक, क्लियर है। मजे की बात यह है कि A और C के द्वारा जो लगने वाले बल हैं, उन बलों के परिमाण आपस में क्या होंगे, समान होंगे। क्यों इसलिए समान होंगे कि देखिए दो आवेश, एक है QO और एक है QC, इसका मान है 1 माइक्रोकुलाम और इसका मान है 2 माइक्रोकुलाम, तो जो मान यहां पे है वही मान यहां पे भी है। तो जो अगर बल का मान निकालें तो जितना बल यहां निकल के आएगा उतना ही बल यहां पे क्या होगा, निकल के आएगा। तो क्या इससे पता चलता है, इससे पता चलता है कि दोनों बलों का परिमाण आपस में क्या होगा, समान, किंतु इनकी दिशाएं एक दूसरे की क्या होंगी, भिन्न नहीं होंगी। इसका मतलब हुआ एक मान अगर प्लस में आएगा तो दूसरे मान किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। कैसे बात लिखेंगे, पहले ये लिखते हैं, हम लिखेंगे कि चूंकि बिंदु O पर A तथा C द्वारा लगने वाले बल का परिमाण समान, किंतु दिशाएं विपरीत होंगी। अतः जितना मान हमारा FOA का होगा उतना ही मान हमारा FOC का होगा, लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत है, तो यहां क्या लग जाएगा, माइनस। क्लियर है। अब यहां पे क्या लग गया, माइनस लग गया। तो जाहिर सी बात है इन दोनों बलों के द्वारा केंद्र पे जो इन दोनों आवेशों के द्वारा केंद्र पर जो बल लगेगा, अगर मैं इधर लेके आऊं तो दोनों का बीजगणितीय योग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। कैसे, तो माइनस FOC के इधर लेके आए तो FOA प्लस FOC का मान क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि A और C के द्वारा O पे लगने वाला बल का मान कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। एक बार समझ में, बड़ा सिंपल है। A तथा C के द्वारा बिंदु O पर लगने वाला जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्यों, क्योंकि जितना बल A लगा रहा है उतना ही बल क्या लगा रहा है, B। तो यह दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, मतलब एक ऊपर से लग रहा था, कहां से लग रहा है, नीचे। तो यह दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इसलिए मान उसका कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, इससे हम मिलते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों को भूल जाओ और बात करो B और D की। अब देखिए जो मान B पे रखा गया आवेश उतना ही मान हमारा क्या है, D पे है, लेकिन अंतर क्या है, अंतर यह है हाँ ठीक है, इतना ही है। यहां पे देखिए थोड़ा सा छूट गया है, QD बराबर है आपका -5 माइक्रोकुलाम।
यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। अब देखिए, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, जो बी पे आवेश है उतना ही आवेश किस पे है, डी पे है। यह धनावेश है और ये क्या ऋणावेश है। तो धनावेश और ऋणावेश के बीच जब बल लगेगा तो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा कि आकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण का होगा। इसका मतलब यह आपका आवेश जो है इसे अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर की। और यह भी इसको उधर खींचेगा तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, इधर की। इसके द्वारा लगने वाला बल, तो बल होगा एफ ओ डी। ओ पर डी के द्वारा लग रहा है, इसके द्वारा लगने वाला बल बी के द्वारा, तो एफ ओ बी। अब देखो, दोनों आवेशों का परिमाण समान है, बीच की दूरियां क्या है, समान है। तो जाहिर सी बात है, जितना बल हमारा एफ ओ बी लगाएगा उतना ही बल क्या लगाएगा, एफ ओ डी भी लगाएगा। लेकिन इनकी दिशाएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न। यह भी बिल्कुल पहले के बाद भांति लिखी जाएगी। हम लिखेंगे तथा बिंदु O पर B तथा B द्वारा लगने वाले बल का परिमाण तो समान, किंतु दिशाएं विपरीत होंगी, दिशाएं विपरीत होंगी। जब दिशाएं विपरीत होंगी अतः एफ ओ बी बराबर होगा एफ ओ डी की दिशा विपरीत है तो ये क्या लग जाएगा, माइनस। और यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, अगर इसको इधर लेके आए तो यहां हमें मिल जाएगा एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी। इसका भी मान कितना आ जाएगा, 0 है। तो यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। तो हमने ये देखा कि यह एक दूसरे के द्वारा ओ पर जो बल लगा रहे हैं उसका मान भी 0 आ रहा है, यह एक दूसरे के द्वारा बल लगा रहा है उसका भी मान क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। मतलब एफ ओ बी और एफ ओ डी एक दूसरे का प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अतः इधर मैं थोड़ा लिख रहा हूं, अतः वर्ग के केंद्र पर लगने वाला नेट बल, एफ नेट क्या होगा भाई, तो चारों बलों का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो यह हो गया हमारा एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी, इतने के बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पे हम दो बलों के एक साथ कर रहे हैं। तो यहां से एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी एक साथ ले लिया, और एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी इसे भी एक साथ ले लिया। ठीक है जी। अब आप समीकरण नंबर 1 और 2 से देखो, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से आप क्या कह पाओ, समीकरण 1 में एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी का मान कितना है, 0, और एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी का मान भी कितना है, 0। हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, और इसको मैं थोड़ा जगह कम होने के कारण मैं इधर लेके आ रहा हूं, यहां पे। ठीक है जी, मैं यहां लेके आ रहा हूं, इसको ध्यान से आप करिएगा। तो यहां लेके आएंगे तो क्या होगा भाई, तो यहां हम लिखेंगे कि देयरफॉर एफ नेट आ गया 0 प्लस 0, तो कितना निकल के आ गया, एफ नेट का मान हमारे यहां प्राप्त हो गया 0 के बराबर। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, तो अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात केंद्र पर बल का परिमाण 0 होगा। केंद्र पर बल का परिमाण क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गई बात। तो देखिए कितना सिंपल है, कितना आसान प्रश्न है। इसमें कुछ खास नहीं था, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। तो आपको बस इतना ही समझना था कि केंद्र पर कितना परिमाण आएगा।
तो केंद्र पे बल का परिमाण जो आएगा नेट कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो बेटा आप ठीक से नोट करें, पहले नंबर पे ये नोट करिएगा, दूसरे नंबर पे ये नोट करिएगा, तीसरे पे आप यहां से नोट करिएगा और चौथे नंबर पे यहां नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी, एक क्रम मैंने बना दिया है, इसी क्रम में आप क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो समझ में आया आपको, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, आपको केवल केंद्र पे बताना था कि बल का परिमाण कितना होगा। और ऐसे भी आप समझिए, जब कभी भी निश्चित आकृतियां लेते हैं तो निश्चित आकृतियों के अगर शीर्षों पे दिए गए आवेश के परिमाण समान है तो उसके द्वारा केंद्र पे आंतरिक जो बल होता है उसका मान सदैव क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि शीर्ष एक दूसरे के विपरीत शीर्ष वाले आवेश जो होते हैं वह केंद्र पे आंतरिक बल के परिमाण को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उनके प्रभाव को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए परिणामी जो हमारा बल निकल के आएगा वो सदैव कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया बेटा तो आप एक काम करें, फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ में इसके लिंक के अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि हाँ भाई 12th का बेकायदे आपका बैच चल रहा है और वो आके चैनल से जुड़ कर क्या कर सके, अपनी पढ़ाई कर सके। साथ ही जो अगर कोई नया बच्चा आया हुआ है तो चैनल से जुड़ना ना भूले, जरूर जुड़े और जुड़ के अपनी पढ़ाई पे क्या करें, आनंद लें। तो चलिए नोट करिए थोड़ा समय लेके, और फिर हम मिलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1.6 करने के बाद अब 1.7 जो है वो अगेन आपका क्या है, थ्योरेट का। ठीक है, तो आप उसे थ्योरी के यहाँ पे समझिएगा। फिर हम बात कर रहे हैं 1.8 की, जो हमारा न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न। क्या कहता है, दो बिंदु आवेश QA इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम तथा QB इक्वल टू -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। कितने बिंदु आवेश है भाई, दो आपके बिंदु आवेश है। कह रहा है दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, पहला प्रश्न है। दूसरा, यदि 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। तो यहाँ पे एक ही प्रश्न के अंदर दो प्रश्न आपको दिए गए हैं और दोनों प्रश्न का हमें क्या करना है, यहाँ पे जवाब प्राप्त करना है। बड़ा सरल है, चलिए आरंभ करते हैं। क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश, तो बनाइए यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। मान लें कि एक बिंदु आवेश हमारा हो गया A, एक अन्य बिंदु आवेश हो गया हमारा B। ठीक है जी, A पर जो आवेश है वो है QA और B पे जो आवेश है वो हमारा क्या है, QB। QA का मान जो दिया वो दिया 3 माइक्रोकुलाम और QB का जो मान दिया वो दिया हमारा -3 माइक्रोकुलाम। ठीक, अब इनके बीच की जो दूरी है वह दूरी है 20 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु, हमने कहा कि मान लीजिए इसका मध्य बिंदु O, तो जैसे यह O मध्य बिंदु होगा OA बराबर हो जाएगा किसके, OB के। और OA का मान कितना होगा भाई, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। तो जितना आपका OA होगा उतना ही OB होगा, तो 10 सेंटीमीटर के बराबर। ये आ गया। तो कह रहा है बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, पहला प्रश्न। और दूसरा, यदि इसी पर एक आवेश रख दें, हम कोई एक आवेश मान लीजिए Q इस पे रख दें जिसका मान हो 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, अगर यह रख दें तो कह रहा है कि यह आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। आपको यह भी बताना कि यह कितने बल का अनुभव करेगा दोनों आवेशों के कारण। तो प्रश्न बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है, इसको ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो दिया उसको लिखते हैं। आइए सॉल्यूशन में, सबसे पहला दिया बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, पहला QA इक्वल टू 3 माइक्रोकुलाम और दूसरा QB इक्वल टू हो गया हमारा -3 माइक्रोकुलाम। ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि 1 माइक्रोकुलाम में आप यहाँ चाहे साइड में कहीं लिख सकते हैं, चूंकि यही लिख लीजिए, चूंकि 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलाम। तो इस 1000 पे इन दोनों को बदलें तो हमारा यह हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁶ कूलाम और ये हो जाएगा -3 इंटू 10⁻⁶ कूलाम के बराबर। ठीक है, तो यह हमारे दोनों क्या हो गए, बिंदु आवेश हो गए।
अब आप लिखेंगे चूंकि चूंकि बिंदु O रेखा AB का मध्य बिंदु है, इसलिए जितना OA होगा उतना ही OB होगा, और यह मान आपस में क्या होंगे, बराबर। तो पूरा मान है आपका 20, तो यह हो जाएगा AB बटा 2 के। तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया OA बराबर OB, और यह आ गया हमारा 20 बटा 2। तो यह हमारा कितना मिल गया, तो OA इक्वल टू OB का मान आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर, इतना आ गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब एक परीक्षण आवेश हमको चाहिए इसके लिए, चलिए उसके बाद में करते हैं। फिलहाल पहले पहला प्रश्न इसमें करते हैं। पहला क्या क्या है, पहला, अब पहला कैसे करोगे ध्यान से देखना, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। आपको यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु O पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो सर बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे दो दो आवेश जिम्मेदार है। कौन कौन सा, एक है आपका QA जो धनावेशित है, और एक है आपका QB जो ऋणावेशित है। अब धनावेशित ऋणावेशित का कंसेप्ट क्या है ये समझिएगा। आप जानते हैं कि अगर यह कोई धनावेश है और यहाँ कोई ऋणावेश है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि धनावेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगे, ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगे, और ऋणावेश क्या करता है, इन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है या अपने में समाहित करता है। ऐसा ही आपने पढ़ा होगा, ठीक है जी, ऐसा ही होता है। अब इनके बीच में अगर कोई एक बिंदु O ले लिया जाए, तो देखिए अगर यह हमारा QA है तो इसके द्वारा भी O पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जो हमारा QB है यह QB भी इसके QB के द्वारा भी इस पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसका मतलब हमारी वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे कितने उत्पन्न होंगे, दो दो उत्पन्न होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार QA के द्वारा जांच करेंगे, एक बार QB के द्वारा जांच करेंगे कितना वैद्युत क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो रहा है। हम लिखेंगे QA द्वारा बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, और इसके लिए आप फार्मूला जानते हैं कि चूंकि E बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो Q है वो हमारा क्या है, QA है, तो हमने QA ले लिया, QA बाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको कैसे समझें, तो आपने पढ़ा होगा कि किसी आवेश के या किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के मध्य या वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई बिंदु हम कोई अन्य बिंदु ले ले जहां पर कोई एक परीक्षण आवेश हम Q0 ले, तो Q0 अगर इस आवेश से r दूरी पर स्थित है, कितने दूरी पर, r दूरी पर स्थित है, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र E का मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 बाई आर स्क्वायर के, सॉरी Q बाई आर स्क्वायर के बराबर। Q0 नहीं आता है, Q बाई आर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है जी। यह Q क्या है, तो यह जो हमारा Q है यह इस आवेश का परिमाण है, तो ये Q बाई आर स्क्वायर के बराबर। यही फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो यह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA बाई आर स्क्वायर के बराबर। मान उठा के रखिए, हमारा जो R है वो क्या है, तो R है यहाँ से लेकर यहाँ हमने मान लिया, ठीक है। अगर यह R है तो यह भी R होगा, स्वाभाविक सी बात है। अब आप यहाँ लिखेंगे E का मान कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आएगा, तो यह होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर, इंटू QA का मान कितना है, तो QA है 3 इंटू 10⁻⁻⁶, और आर स्क्वायर, ये देखिए बेटा OA और OB का मान कितना है 10, जिसे हमने R माना है, तो यहाँ पे अगर 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो क्या हो जाएगा, 10/100 मीटर, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.10 के बराबर या 0.1 मीटर के बराबर। यही हमारा किसका मान होगा, हमने माना यह मान R का है जो बराबर है OA के, यही बराबर है OB के, तो इतना आ जाएगा 0.10 या 0.1 मीटर के बराबर। उठा के रख दीजिए यहाँ पे, यहाँ हमने लिखा 0.1 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसे सॉल्व करिए, 9 का गुणा 3 में करिए 9 का 27। ई चूंकि ई जो है
वो क्यूए के द्वारा लगा रहे थे, इसका नाम लिख लेते हैं ई ए। तो ई ए बराबर आ गया हमारा 9 त्रिका 27 गुणे 10 पावर 9 और 10 पावर 6, तो 9 में से 6 जाकर कितना बचेगा 3, तो गुणे 10 पावर 3 और नीचे आ गया 0.1 का होल स्क्वायर। इसे ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। कितना लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे ले लिया। ठीक है जी। अब जैसे आपने क्यूए के द्वारा निकाला उसी प्रकार से क्यूबी के द्वारा, लेकिन उसके पहले थोड़ा हम ईए की दिशा समझने का प्रयास करते हैं। क्या होगा दिशा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देखो ध्यान से, आपने यहाँ पे कहा है अभी जो आवेश लिया गया है वो आवेश ऋणावेशी। कैसा आवेश है? ऋणावेशी। और यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो प्लस से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगे इधर की तरफ, तो दिशा किधर होगी? ईए के द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर होगी? वो इधर। हमारे ईए की दिशा इधर होगी, क्योंकि प्लस से कहाँ जाएगा? माइनस की हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये जो हमारा क्यूबी है, यह क्यूबी वो आने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या करती है? अपने अंदर अवशोषित करती है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है वो किधर से आएगी? तो वह इधर से आएगी, तो उसकी भी दिशा इधर ही होगी। तो यह होगा हमारा ई। ठीक है जी। तो हम लिखेंगे जबकि जबकि ईए की दिशा ए से बी की ओर होगी। और होगी, लीजिए ये का हमने मान भी निकाला और साथ में उसकी दिशा बता दी। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे, अब क्यूबी द्वारा बिंदु ओ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र सेम यही फार्मूला लगेगा। ए के बजाय अब बी के द्वारा हो रहा है, तो ए बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूबी अपॉन आर स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं। और मान कैसे रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, मैं इन सब चीजों को हटा रहा हूं, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे हटा रहा हूं। अब देखिए, अब मान रख रहे हैं तो क्या आएगा भाई? ए बी इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यूबी का मान क्या है भाई? 3 इंटू 10 पावर -6 बाई 0.1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए इसे। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा 9 का गुणा 3 में 9 त्रिका 27 गुणे 10 पावर 9 और 10 पावर -6 जुड़ेगा तो 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3। 10 पावर 3 नीचे कितना गया? 0.1 स्क्वायर के बराबर। ये किसका मान आ गया? ए बी का मान। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, हमें तो कुल वैद्युत क्षेत्र कहाँ निकालना है? ओ पे। तो हम लिखेंगे अतः अतः बिंदु ओ पर उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र, और इसे अगर हम ई से लिखें तो यह होगा ई ए प्लस ई बी। क्यों भाई ई ए प्लस ई बी क्यों होगा? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो जो दिशा ई ए की है वही दिशा किसकी है? ई बी की है। तो अगर एक दिशा में दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं तो यह बिंदु कितने वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को महसूस करेगा? तो यह दोनों वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के योग के क्या होगा? बराबर को महसूस करेगा। तो यहाँ ई बराबर होगा ई ए प्लस ई बी। ठीक है, मान उठा के रखिए। यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ई ए का मान है 27 गुणे 10 पावर 3 बटा 0.1 का वर्ग प्लस ई बी का मान है 27 गुणे 10 पावर 3 बटा 0.1 का वर्ग। ध्यान से देखो, दोनों एक ही है, तो दोनों एक ही है तो दो बार जोड़ेंगे या दो से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा मान 2 इंटू 27 इंटू 10 पावर 3 बाई 0.1 का होल स्क्वायर। इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, अब देखो इसे सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखिए, सॉल्व अगर हम करें इसे तो हमारा आ जाएगा 27 दूना 54 गुणे 10 पावर 3 और नीचे आ गया आपका 0.1 का मतलब हो गया 10 पावर -1
तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ठीक है, अभी 10⁻⁻1 कैसे आ गया आपको यहाँ बताता हूँ। 0.1 को हम क्या 1/10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/10 को 10 का पावर 1 लिख सकते हैं। अगर पावर को ऊपर लेके जाओगे तो 0.1 का मान आ जाएगा 10⁻⁻1। वही मैंने यहाँ पे क्या किया, लिखा। ठीक है जी, इतना आ गया। अब इतना आया तो अब इसे क्या करिए, थोड़ा आप सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 10⁻1 - 1 गुणा करेंगे, बर करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब -2 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा देयरफॉर ई बराबर 54 गुणे 10⁻3 गुणे नीचे वाला -2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻2 हो जाएगा। -2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से ई का मान हमारा निकल के आएगा 54 गुणे 10⁻5 क्या आएगा, ये आपका न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो दोनों आवेशों के मध्य स्थित बिंदु O है उस पर उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र का मान कितने के बराबर होगा? 5 × 5 लिखा, सॉरी 5 नहीं होगा जी, 54 होगा। तो 54 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम के बराबर। तो यही बात यहाँ लिखे, अर्थात दोनों आवेशों को मिलाने में देखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, अर्थात बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र का मान 54 गुणे 10⁻5 न्यूटन पर कूलम होगा। आगे समझे? तो बड़ा सरल है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये हो जाएगा 54 गुणे 10⁻3 और 10⁻−1 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻−2। अब 10⁻−2 को लेकर जाओगे तो 10 पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ऐसे मैंने किया था। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। और हमारा बिंदु O पर मान निकल के आ गया। तो बिंदु O पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा 54 गुणे 10⁻5 न्यूटन पर कूलम के बराबर। तो चलिए इसे नोट करें और फिर इसके बाद से मैं आपको बताता हूँ इसका दूसरा भाग, दूसरा क्या कह रहा है। तो पहला हमारा निकल के आ गया, तो बिंदुओं का कुल वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो गया, ये हो गया 54 गुणे 10⁻5 न्यूटन पर कूलम के बराबर। अब दूसरा इसका भाग देखिए क्या कह रहा है। दूसरा इसका भाग कह रहा है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश, कोई ऐसा परीक्षण आवेश ले रहे हैं जो हमारा क्या है ऋणात्मक है। अब मान लेते हैं कि माना कि बिंदु O पर, ऐसे लिखते हैं, माना बिंदु O पर ऋणात्मक परीक्षण आवेश Q है। तो देखिए मैंने परीक्षण आवेश ले लिया Q, लेकिन ये Q कैसा है ऋणात्मक है। Q है तो, और Q का मान कितना दिया है, तो Q बराबर हमारा दिया है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर। इतना हमारा दे रखा है। ठीक है, अब आगे, अब आपसे क्या कह रहा है, यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। आपको यह बताना है कि यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। आप यहाँ जानते हैं, आप लिखेंगे चूंकि बिंदु O पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर होगा Q × E के। ध्यान रखना, Q × E के। अब यहाँ पे इसका मान निकल जाएगा, Q का मान कितना हमारा, तो 1.5 × 10⁻⁹ कूलम। E का मान कितना निकाला है, तो ये निकाला है 54 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम के बराबर। अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब अगर आप F का मान निकाल रहे हो तो F का मान यहाँ कितना आएगा, 15 चौको 60 के 0 6, अब 15 × 5 = 75, अब 75 और 6 कितना हो गया 81। ये आ गया आपका 81। दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, 0.1 स्थान पे, 81.0
गुण है, यहाँ 10 पर -9 है और 10 पर 5 है, तो -9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। तो ये आ गया 10 पर -4 के बराबर। ठीक है जी, इसलिए हम कह सकते हैं कि f का मान निकल के आ गया 81 इंटू 10 पावर -4 के बराबर। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, अब भौतिकी में अक्सर कोशिश की जाती है इस बात का ध्यान रखने के लिए कि जो हमारे परिणाम आते हैं उस परिणाम में पहला अंक पूर्णांक हो, उसके बाद से दशमलव आए। देखिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक एक तो छोड़िए, यहाँ पे दो दो अंक किसमें है, पूर्णांक के रूप में। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, f इजकल टू 8.1 इंटू 10, क्या ऐसे लिख सकते हैं, 8.1 गुणा 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 10 पावर क्या, -4, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर ऐसे लिख सकते हैं तब देखो, ये 10 पावर 1, 10 पावर -4, -4 में से 1 जाए कितना बचेगा, -3। यहाँ से देयरफॉर f का मान आ जाएगा 8.1 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन के बराबर। बल है तो मात्रा क्या आ जाएगा, न्यूटन। तो परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, तो हमारा परीक्षण आवेश जो है वह 8.1 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन के बल का क्या करेगा, इतने बल को महसूस करेगा। बात समझ आई। अब बात आती है कि लगने वाले बल की दिशा किधर हो, ये ध्यान सब समझना। तो अगर गौर से देखोगे तो यह भी ऋणात्मक है, यह भी ऋणात्मक है, तो यहाँ पे कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। ये धनात्मक है, यह ऋणात्मक है, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने का प्रयास करेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, आप लिखोगे अर्थात बिंदु O पर परीक्षण आवेश 8.1 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन के बल को महसूस करेगा, जिसकी दिशा B से A की ओर होगी, B से A की ओर होगी। क्लियर है। देखिए कितना शानदार प्रश्न था, कितना प्यारा सा प्रश्न था, थोड़ा लंबा था, 2 पार्ट में हुआ, लेकिन है बड़ा शानदार। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आएगा, समझ में आया होगा बेटा। चलिए, अगर आपको समझ में आया है तो इसे नोट करिए और फिर बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तो क्वेश्चन नंबर 1.8 करने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 1.9 की। और क्वेश्चन नंबर 1.9 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ी सी अलग है, तो इसको समझने का प्रयास करिए। कैसे कह रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी निकाय में, निकाय का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी अगर हम वस्तु लेते हैं उस वस्तु को हम एक निकाय बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी निकाय में दो आवेश, उस निकाय पे कितने आवेश है, दो आवेश, एक क्यू है 2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम, तथा दूसरा आवेश है क्यू बी -2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम। मतलब दो आवेश है समान परिमाण के, लेकिन दिशाएं एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। क्रमशः दो बिंदुओं ए 0,0, 15 सेंटीमीटर तथा बी 0,0, -15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये आपको बताना। यहाँ पे देखिए दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का दिया 0,0, 15 सेंटीमीटर, बी का दिया 0,0, -15 सेंटीमीटर। निर्देशांक में अगर 3 आ रहे हैं, इसका मतलब मान किसके हैं, एक्स अक्ष के हैं, वाई अक्ष के हैं और जेड अक्ष के। मतलब ये एक्स का मान, या वाई का मान, या जेड का मान, या एक्स का, या वाई का, और ये जेड का मान। इसका मतलब जो हमारा निकाय है वो कितने डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में, त्रिविमीय है। चलिए एक निकाय की परिकल्पना करते हैं यहाँ पर। अब देखें, हमने एक निकाय बनाया, हमने कहा कि मान लीजिए कि यह है एक्स अक्ष, यह है वाई अक्ष और यह है जेड अक्ष। ठीक है जी, और यह जो बिंदु है यह इसका मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक कितना होगा, 0,0,0। ठीक, अब जेड का मान अगर हम ऋणात्मक ले, देखिए यहाँ पे जेड का मान धनात्मक है क्या, ऋणात्मक है, ऋणात्मक लेने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, नीचे। या जेड का ऋणात्मक मान है जिसे हम जेड डैश कह सकते हैं, या इसको माइनस जेड भी कहा जाता है, जो भी कहना चाहिए। ठीक, अब समझते हैं इसने क्या दिया है। कह रहा है कि एक बिंदु ए 0,0, 15 सेंटीमीटर, मतलब एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 0,
और जेड एक्सिस पे कितना मान है इसका 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, देखो हाँ, तो देखो पहला है 0,0 माइनस 15 सेंटीमीटर भाई, थोड़ा मिस्टेक हुआ था, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, -15 सेंटीमीटर। तो माइनस में है तो यह तो है एक्स, या है वाई, या है जेड। तो जेड में माइनस कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो हमने मान लिया कि यह कोई एक बिंदु है ए, जहाँ ओ से लेकर ए तक की दूरी कितनी सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ए का निशान कितना होगा, 0,0, -15, इतना आ जाएगा। अब दूसरा दूसरा बिंदु बी है, जिसका निशान है 0,0,15 सेंटीमीटर, मतलब जितना आप इधर आए हैं उतना ही आप कहाँ जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे। यहाँ कोई बिंदु हमारा हो गया बी, जिसका निशांक है 0,0,15 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो एक बिंदु हो गया ए, एक बिंदु हो गया बी। ए पे जो आवेश रखा गया है वो आवेश है क्यूए। कौन सा आवेश है, क्यूए, जिसका मान दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम के बराबर। उसी प्रकार से बी पे जो आवेश रखा गया वो है हमारा क्यूबी, क्या है भाई, क्यूबी, और जिसका मान दिया है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम के बराबर। ठीक, अगर गौर से देखोगे तो तुमको तो लगेगा कि सर दोनों समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से एक अल्पतम दूरी पर है, और वह दूरी का मान कितना है, ध्यान से देखो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह इसकी दूरी है। यह दूरी हो गई 15 सेंटीमीटर की और यह दूरी हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर। तो कुल दूरी कितनी हुई, तो हमारी ए से लेकर बी तक, ए बी बराबर हो गया ओ ए प्लस ओ बी, होगा ना। और यहाँ से ए बी का मान हमारा निकल के कितना आ गया, 15 + 15 कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर के बराबर। इसका मतलब है कि दो समान परिमाण वाले विपरीत चिन्ह के साथ रखे गए दो आवेश एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब ऐसा अगर कोई व्यवस्था बनाया जाए तो यह व्यवस्था किसका निरूपण करती है, यही तो निरूपण करती है किसका भाई, आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस प्रश्न का हल ज्ञात करेंगे। तो चलो यहाँ पे जो जो दिया वो लिखो सॉल्यूशन में। सबसे पहले आपका दिया है दो बिंदु के निशान, तो दो बिंदु, पहला ए की स्थिति क्या है भाई, तो ए की स्थिति है 0,0, -15 सेंटीमीटर। फिर बी की स्थिति क्या है, तो बी की स्थिति है 0,0, +15 सेंटीमीटर, इतना आ गया हमारा। ठीक है, ए पर रखा हुआ आवेश कितना है, क्यूए का मान है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, और बी पे जो रखा गया आवेश है वो है क्यूबी, इसका मान है आपका -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम के बराबर। ठीक, तीसरी बात, तीसरा यहाँ पे अब आप कहोगे कि सर क्यूए आ गया क्यूबी आ गया, तीसरा हमें क्या चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए आप जानते हैं कि पी बराबर होता है आपका दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी। हम लिखेंगे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, जिसे हम किसे लिखेंगे, ए बी से। ए बी बराबर होगा ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए है आपका 15, ओ बी है आपका 15, तो देयरफॉर ए बी का मान आ गया 15 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब क्या देखें, जितने भी भौतिक राशियां आई हैं सबका मात्रक एसआई में है, तो यह तो कूलाम में ठीक है जी, यह भी कूलाम में ठीक है, लेकिन यह सेंटीमीटर था, 15 थोड़ी आएगा, सॉरी 15 में 15 जोड़े कितना आएगा बेटा, 30 आएगा ना, हो कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब इसको बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 30/100 मीटर। अब भाग दोगे तो ए बी का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 0.3 मीटर के बराबर, यह हमारा निकल के आ गया। अब इतना अगर मान आ गया तो चलिए इसे हल करें। क्या निकालना है आपको, तो कह रहा है कि निकाय का कुल आवेश, हम लिखेंगे चूंकि निकाय का कुल आवेश, अब निकाय का कुल आवेश कितना है भाई, तो यह बराबर होगा हमारा क्यूए प्लस क्यूबी के।
अब एक निकाय पे जितने आवेश फैले हुए होंगे, क्योंकि यह अदिश राशियां हैं, तो उस कुल निकाय पे आवेशों की संख्या कितनी होगी, तो सभी आवेशों को आपस में जोड़ने से हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया क्यूए प्लस क्यूबी, मान उठा कर रख दीजिए। क्यूए का मान हो गया हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस क्यूबी का मान हो गया -2.5 इंटू 10⁻⁻7 के, इतना का बराबर हो गया। प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 समान परिमाण के हैं। समान परिमाण के वैल्यूओं का अगर अंतर निकालें तो यह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और मान कितना आता है, 0। अतः निकाय पर कुल आवेश कितने हुए, तो निकाय पर कुल आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, 0। अतः निकाय पर कुल आवेशों की मात्रा शून्य होगी। आवेशों की मात्रा कितनी होगी, 0। तो पहली बात तो यहाँ पे ये निकल गई। दूसरा पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो आप लिखेंगे तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से डोनेट करते हैं, P इक्वल टू होगा किसी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो किसी एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों के बीच की दूरी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका P, किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण दोनों में से कोई ले लो, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू दोनों के बीच की दूरी कितना निकाला आपने, 0.3, तो ये आ गया 0.3 के बराबर। कितना आ गया आपका, मल्टीप्लाई करिए, 25 यहाँ कितना होता है, 75, तो ये आ गया 75, दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, 2 स्थान पे, तो यहाँ लग गया, मतलब 0.75 इंटू 10⁻⁻7 इतना आएगा। ठीक है बेटा। अब ये आ गया हमारा P का मान। अगर इसको आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो, नहीं बदलना चाहो ऐसे ही रख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो P का मान आ गया 0.75 इंटू 10⁻⁻7 क्या आएगा, तो कूलाम इंटू मीटर के बराबर। तो यहाँ पे आ गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान इतना आ गया। अब इसे आप चाहें तो भौतिकी के नियमों के आधार पर चेंज कर सकते हैं। कैसे भाई, देखना यहाँ पर ध्यान से, हमें यहाँ करना है 0.7 पॉइंट को अगर उधर लेके जाओगे तो मान माइनस में, 10 के घात माइनस में 1 बढ़ेगा, इधर लेके आओगे तो प्लस में बढ़ेगा, तो हम एक पॉइंट उधर लेके जाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻�7। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम -1 -7 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, -8, देयरफॉर P का मान निकल के आ गया 7.5 इंटू 10⁻⁸ क्या, कूलाम इंटू मीटर के बराबर। और जो यह प्राप्त हुआ यही हमारा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आ गया, क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ तो बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है। तो चलिए नोट करिए, फिर हम आगे मिलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, तो 1.9 करने के बाद अब हम बात करते हैं 1.10 का। 1.10 है मतलब 10वां क्वेश्चन क्या दिया भाई, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण क्या करिए, कैलकुलेट कीजिए। आपको निकालना है बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण के लिए क्या होती है भाई, तो आप जानते हैं कि बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव पर, जब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला एक प्रकार का क्या है, बल युग्म, मतलब बलों का जोड़ा है। कैसे समझते हैं इस बात को, तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, एक समान हम वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं यहाँ पे, और इस वैद्युत क्षेत्र ई में हम कोई एक द्विध्रुव व्यवस्थित कर देना। ऐसे मान लिया कि हमने एक द्विध्रुव व्यवस्थित कर दिया। अब जानते हैं कि इस द्विध्रुव पर एक बल इस दिशा में लगता है और एक बल इस दिशा में लगता है, और द्विध्रुव तथा क्षेत्र के बीच का कोण हमारा क्या होता है, थीटा। ये बात आप अच्छे जानते हैं।
अब यही आपको बताना है कि इस क्षेत्र के कारण इस द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण निकलेगा। ठीक है जी। तो हम चलिए यहाँ पे क्या क्या दिया ये समझते हैं। सबसे पहले दिया द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब किसका मान, पी का। पी का मान हो गया 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर, ये दिया हुआ। दूसरा, परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बराबर हमारा दिया हुआ है आपका 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है जी। थीटा का मान हमारा दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछा है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या, टाउ। बल आघूर्ण टाउ का मान आपसे पूछा जा रहा है कि टाउ का मान कितना। बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे चूंकि बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। कब, जब हमारा द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए क्या हो, रखी जाए या व्यवस्थित की जाए। तो पीई साइन थीटा मान उठा कर रख दीजिए। पी का मान कितना दिया है 4 × 10⁻⁹। ई का मान कितना दिया है 5 × 10⁴ और हमारा थीटा कितना है इंटू साइन 30। अब देखिए 5 का 4 में गुणा करोगे 5 चौको 20 और 10 पर 9 है, 10 बार 4 तो 9 में से 4 जाए कितना बचेगा 10 बार -5। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। तो यहाँ पे हमारा आ गया 10 × 10⁻⁵। अब थोड़ा मैं इधर कर रहा हूँ, कहीं भी कर लीजिए। इधर अगर करूँ तो यह 10⁻1 है और ये 10⁻⁵ है। तो देयरफॉर टाउ का मान हमारा आया -5 में 1 जोड़ेगा कितना होगा -4। ये हो गया 10⁻⁴ के बराबर। चूंकि टाउ हमारा क्या है बल आघूर्ण है, इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है जी। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना होगा भाई, तो आप लिखेंगे अतः द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर होगा। और ये हमारा क्या हो गया आंसर। आसान है, बहुत आसान है। चलिए बेटा इसे नोट करिए। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही तक रखेंगे और साथ में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आपको ये वीडियो लेक्चर कितना अच्छा लगा, कितना पसंद आया और कितना समझ में आया। तो एक बार अपनी समझ के आधार पे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, जरूर कमेंट डालें कि आपको कितना हद तक ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है, कितना आपके लिए उपयोगी है, ये जरूर आप शेयर करें। अगर कोई दिक्कत है तो आप वो भी शेयर करिए। अगर कोई प्रश्न समझने में आपको थोड़ी सी कठिनाई हो रही है तो उसे दोबारा रिमाइंड करके देख लीजिए। उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे क्या करिए, एक बार बात कर लीजिए या दोबारा कहिए, मैसेज में डालिए कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो भी प्रश्न हमने कराए वो सारे प्रश्न आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत जल्द हम लोग अब 1.10 के बाद से आगे का प्रश्न लेके आएंगे जो आंकिक होंगे। वो प्रश्नों का हम हल करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर।